इनफर्टिलिटी यानी कि आप बेबी कंसीव नहीं कर सकते। मोटापे का बहुत ज़्यादा हो जाना, आपने देखा यंग बच्चियों में बहुत ज़्यादा ओबेसिटी होने लग पड़ी है, तो उसकी एक रीज़न ये हो सकती है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जिसको पीरियड्स का साइकिल कहते हैं, वो होता है 22 से 25 दिन के दरमियान, 25 से 28 दिन। बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट आते हैं बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज। हर मंथ जो पीरियड्स आते हैं वो पीरियड्स नहीं आते, उसमें 1 महीना 2 महीना 3 महीने का भी गैप होता है, या ये गैप इससे भी बढ़ सकता है। ओवरी में किसी किस्म का सिस्ट बन जाना, पानी की थैलियाँ बन जाना। हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू क्रॉनिक फेज पे आ चुका होता है, और क्रॉनिक फेज पे आने का क्या वजह होती है, वो ये होती है कि स्टार्टिंग में इसके बारे में बात करते हुए वो अवॉइड कर रही होती हैं, वो अपने कंसल्टेंट को नहीं बता रही होती, वो अपनी फैमिली में किसी को नहीं बता रही होती, और जब आप बात नहीं कर रहे होते तो वो क्रॉनिक फेज में चली जाती है। जब क्रॉनिक फेज में आती है तो वो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। माथ पे जहाँ पे बाल नहीं होने चाहिए, यानी कि आपके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा बालों का आ जाना, थिक बालों का आ जाना, और सर के बाल थिन होना शुरू हो जाना। ठीक है, मर्दाना हार्मोन जो है वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। इस कदर हार्मफुल है कि इसके साथ सिंड्रोम लगा हुआ है। बेसिकली सिंड्रोम क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के बहुत सारे पॉइंट्स पे, बहुत सारे मकामात पे इफ़ेक्ट करता है बहुत ज़्यादा, उसको जो है वो डेंजरस जोन में ले आता है। तो इसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। फीमेल हार्मोन जो है वो डोमिनेट हो जाए। डेली रूटीन में खा क्या रहा है, वो क्या वर्किंग कर रहा है, उसका बैठने का, उठने का, चलने का कितना वर्किंग है, और उसका खाने का क्या प्रोसेस है। में जो चीज़ वो आपको बंद करता है वो होता है जंक फूड, क्योंकि जंक फूड जो होता है ना, वो बेसिक वजह होती है हार्मोनल इम्बैलेंस की। बहुत सारी वजूहात में से जो एक वजह होती है ना, वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो जंक फूड जो है वो एक रीज़न ये होती है। सेकंड रीज़न जो है वो जेनेटिकली हो सकती है, यानी कि आपके पेरेंट्स में, यानी आपकी मदर की, आपकी ग्रैंड मदर, आपके ननियाल ददियाल में जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू है, वो PCOS का प्रॉब्लम है। तो ये जो है ये कैरी कर सकते हैं आप जो है आप तक ये चीज़ जो है वो पहुँच सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ुबिया शफीक। आज हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो बहुत ज़्यादा रिलेट करता है हमारी यंग बच्चियों से, हमारी ख़वातीन से, और ये इशू जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आज हम बात करेंगे PCOS के ऊपर। आपने PCOS का नाम तो सुना ही होगा, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इसको कहते हैं, या फिर डिले ऑफ पीरियड्स कह सकते हैं। माहवारी में जो है वो माहवारी का कम आना, उसमें किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस होना, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो PCOS के ऊपर अगर हम बात करें तो हमने बहुत जगह इसके बारे में सुना होगा, लेकिन इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, इसको कम कैसे किया जा सकता है, इसकी मेडिकेशन क्या होती है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है आप इसका अंदाज़ा इस बात पे लगा सकते हैं कि किस कदर हार्मफुल है कि इसके साथ सिंड्रोम लगा हुआ है। बेसिकली सिंड्रोम क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के बहुत सारे पॉइंट्स पे, बहुत सारे मकामात पे इफ़ेक्ट करता है बहुत ज़्यादा, उसको जो है वो डेंजरस जोन में ले आता है। तो इसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, यानी कि ओवरी में किसी किस्म का सिस्ट बन जाना, पानी की थैलियाँ बन जाना। अब इसको मैं आम अल्फाज में या नॉर्मल अल्फाज में अगर इसका बताऊं तो इसकी कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आती हैं। माहवारी का एक साइकिल होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जिसको पीरियड्स का साइकिल कहते हैं, वो होता है 22 से 25 दिन के दरमियान, 25 से 28 दिन। इसमें एक जो एग होता है वो बनता है, और उसके बाद 25 से 28 दिन के बाद जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है। अब जब PCOS होता है, ये पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, तो क्या होता है, वो एग प्रीमेच्योर रहता है और वो 25 से 28 दिन बाद फर्टिलाइज नहीं होता, जिसमें क्या होता है, माहवारी में जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, वो साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, जिसमें बच्चियों को हर मंथ जो पीरियड्स आते हैं वो पीरियड्स नहीं आते, उसमें 1 महीना 2 महीना 3 महीने का भी गैप होता है, या ये गैप इससे भी बढ़ सकता है। अब यहाँ हम बात करेंगे कि इसके बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट आते हैं बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज। डिले ऑफ पीरियड या हार्मोनल इम्बैलेंस के जो इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे आते हैं, उसमें ओबेसिटी सबसे बड़ा इफ़ेक्ट है, मतलब मोटापे का बहुत ज़्यादा हो जाना। आपने देखा यंग बच्चियों में बहुत ज़्यादा ओबेसिटी होने लग पड़ी है, तो उसकी एक रीज़न ये हो सकती है। दूसरी जो कॉम्प्लिकेशन होती है, जो वजह सामने आती है, वो होती है गैर ज़रूरी बालों का आ जाना, यानी कि हेयर ग्रोथ हो जाना उन मकामात पे जहाँ पे बाल नहीं होने चाहिए, यानी कि आपके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा बालों का आ जाना, थिक बालों का आ जाना, और सर के बाल थिन होना शुरू हो जाना। ठीक है,
ये सेकंड जो है वो रीज़न हो सकती है। तीसरी जो चीज़ आती है, जो सिम्टम सामने देखने को मिलता है, वो होता है आवाज़ में भारीपन का हो जाना। बेसिकली क्या होता है, बेसिकली ये होता है कि मर्दाना हार्मोन जो है वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं और जो फीमेल हार्मोन जो हैं वो डोमिनेट हो जाते हैं, ठीक है, वो कम होना शुरू हो जाते हैं या वो दब जाते हैं। तो इसमें तीसरा इशू ये हो सकता है। और चौथा इशू जो है वो आफ्टर मैरिज जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आती है, जो चीज़ देखने को मिलती है, वो होती है इनफर्टिलिटी, यानी कि आप बेबी कंसीव नहीं कर सकते। जब पीरियड्स जब नॉर्मल नहीं होंगे, जब ये साइकिल डिस्टर्ब होगा, तो सबसे पहला जो चीज़ सामने देखने को मिलेगी वो होगी इनफर्टिलिटी। इस वजह से बहुत सारी फीमेल जब हमारे पास आती हैं तो उनका रीज़न ये होता है कि उनको ये हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू क्रॉनिक फेज़ पे आ चुका होता है। और क्रॉनिक फेज़ पे आने का क्या वजह होती है, वो ये होती है कि स्टार्टिंग में इसके बारे में बात करते हुए वो अवॉइड कर रही होती हैं, वो अपने कंसल्टेंट को नहीं बता रही होती, वो अपनी फैमिली में किसी को नहीं बता रही होती। और जब आप बात नहीं कर रहे होते तो वो क्रॉनिक फेज़ में चली जाती है। जब क्रॉनिक फेज़ में आती है तो वो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अब इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम बताते हैं कि जी आपने अवॉइड करना है, यानी कि जब हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो सबसे पहले हिस्ट्री के बाद जो चीज़ उसको बताते हैं या उसे कहते हैं, हम चेक करते हैं कि उसका लाइफस्टाइल क्या है, कि वो अपनी डेली रूटीन में खा क्या रहा है, वो क्या वर्किंग कर रहा है, उसका बैठने का, उठने का, चलने का कितना वर्किंग है और उसका खाने का क्या प्रोसेस है। जब आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हो, सबसे पहले हार्मोनल इम्बैलेंस में जो चीज़ वो आपको बंद करता है वो होता है जंक फूड, क्योंकि जंक फूड जो होता है ना वो बेसिक वजह होती है हार्मोनल इम्बैलेंस की। बहुत सारी वजूहात में से जो एक वजह होती है ना वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो। तो जंक फूड जो है वो एक रीज़न ये होती है। सेकंड रीज़न जो है वो जेनेटिकली हो सकती है, यानी कि आपके पेरेंट्स में, यानी आपकी मदर की, आपकी ग्रैंड मदर, आपके ननियाल ददियाल में जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू है, वो PCOS का प्रॉब्लम है। तो ये जो है ये कैरी कर सकते हैं आप जो है आप तक ये चीज़ जो है वो पहुँच सकती है। तो सबसे पहले आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होता है, अपने खाने पीने की रूटीन को बेहतर बनाना होता है, अपनी खुराक में वो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी होती हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, जिनमें मुकम्मल न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। और अगर मैं मेडिसिन की बात करूं तो इसमें बहुत सारी मेडिकेशंस होती हैं जो हम सिम्टम टू सिम्टम ट्रीट करके मेडिसिन देते हैं, लेकिन एक ऐसी होम्योपैथिक की मेडिसिन जो कि ख़वातीन के जितने भी रेलिवेंट दिस टॉपिक जो है वो अमराज हैं, जो मसाइल हैं, वो इसमें कवर होते हैं, वो है पल्साटीला। होम्योपैथी की एक बहुत अच्छी रेमेडी है पल्साटीला। वो 200 की पोटेंसी में अगर आप इस्तेमाल करते हो, अगर आपको इससे रेलिवेंट कोई भी प्रॉब्लम है, PCOS है, डिले ऑफ पीरियड्स है, या कोई और अदर मसला है जिसमें ख़वातीन के जितने भी अमराज आते हैं, तो आप पल्साटीला 200 इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में हमने जो आपसे पॉइंट डिस्कस किया आपको उनका समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो या आप मुझसे कंसल्टेंसी चाहते हो तो आप जो है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है hdrzubia93@gmail.com। इसके साथ साथ HDR Zubia के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी मैं इससे मिली जुली जो वीडियो है या अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक और अदर डिजीज़ के ऊपर जो है वो मैं वीडियो डालती रहती हूँ। आप वहाँ भी मुझे सर्च आउट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।